लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि हमारा प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि कोई भी कंपनी किस तरह से रजिस्टर्ड होती है। तो वो हमने कहा था कि जनाब आपके पास सबसे पहले आपने सूटेबल नाम अटेन करना होता है एसएससीपी से। नाम मिलने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और एमओए और एओए आपने तैयार करके रजिस्ट्रार को, कमीशन को आपने जमा करवाना होता है। और जैसे ही कमीशन को यानी कि रजिस्ट्रार को जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, वैलिड हैं, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, जिसका मतलब है कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब वो हमने कहा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ आपने लगाने हैं। तो आपने रजिस्ट्रार को 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। नंबर 1, आपने एक एक्नॉलेजमेंट देना है कि जनाब हम कंपनीज एक्ट 2017 के तमाम रूल्स रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, वो आपकी एप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, वो आपने साथ देना होता है एक्नॉलेजमेंट। दूसरे नंबर पे आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करके, ड्यूली साइंड बाय मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स। मेंबर्स तो रजिस्ट्रेशन के बाद बनेंगे, पहले वो सब्सक्राइबर्स ही होंगे। तो सब्सक्राइबर्स क्या करेंगे, साइन करके एमओए को, रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट क्या है जी, आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपके ऊपर ऑप्शन है कि बेशक आप चाहें तो आर्टिकल्स को रजिस्टर्ड करवाएं, आप चाहें तो आर्टिकल्स को रजिस्टर्ड ना करवाएं। मतलब ये डॉक्यूमेंट आपके ऊपर है, बेशक इस डॉक्यूमेंट को अटैच करें या ना करें। ठीक है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लाजमी है कि आपने उसको रजिस्ट्रार को जमा करवाना है। एप्लीकेशन कंप्लायंस की, नंबर 2 आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और नंबर 3 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अगर आपके पास लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है तो आपके पास ऑप्शनल है, चाहे तो सबमिट करवा दें, चाहे तो सबमिट ना करवाएं। ठीक है, उसके बाद आपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बताना है कि जी जनाब ये आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, कि जो भी आपने कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है, जो भी आपने मेल करनी है, जो भी आपने नोटिस वगैरह भेजने हैं, इस स्पेसिफिक एड्रेस पे भेजेंगे, उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, तो ये 4 किस्म की चीजें, 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं रजिस्ट्रार को। और अगर रजिस्ट्रार को लगा कि जनाब इसमें कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई चीज गलत है, कोई चीज लॉ के कंट्राडिक्शन में है, ठीक है, लॉ के अगेंस्ट है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार आपको एक नोटिस भेजेगा जिसमें क्या लिखा होगा कि जी फलां चीज में प्रॉब्लम है, इसको ठीक कर लें विद स्पेसिफिक टाइम। वो टाइम भी स्पेसिफाई कर देगा। नॉर्मली वो 15 दिन का टाइम देता है, मतलब 2-1 हफ्ते का नॉर्मली वो टाइम देता है कि इस टाइम में आप कर लें, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको रिमूव कर लें। और अगर आप उसको 15 दिन के टाइम में, या जितना भी टाइम दिया हुआ उसने, 15 दिन स्पेसिफिकली मेंशन कहीं नहीं है, वहां पे टाइम स्पेसिफाइड मेंशन है। जैसे जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरली नोटिस जो आता है 15 दिन के लिए आता है। तो आपका जो भी नोटिस पीरियड के ऊपर जितना भी टाइम लिखा होगा, उस टाइम में अगर आप कोरेस्पॉन्डिंग नहीं करते, आप उस डाउट को, उस इरेगुलरिटी को रिमूव नहीं करते, तो आपका रजिस्ट्रार भाई क्या करेगा, आपकी कंपनी का नाम रिफ्यूज कर देगा, मतलब आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और अगर आप रजिस्ट्रार भाई के इस रिजेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं हैं उनके ऑर्डर से, तो ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आप कमीशन को क्या कर सकते हैं, कमीशन को यानी कि एसएससीपी को आप अपील दायर कर सकते हैं। और उस अपील में बता सकते हैं कि जनाब ये भाई साहब ये कह रहे हैं और हम मेरे हिसाब से कानून ये कहता है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, उसके बाद कमीशन जो भी फैसला करेगा दैट वुड बी फुल एंड फाइनल। वो किसी भी कोर्ट में, किसी भी जगह पे कोई चैलेंजेबल नहीं होगा। ओके, देखिए जरा क्या कह रहे हैं। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार कहता है जी, देयर शैल बी फाइल्ड with the registrar an application on the specified form containing the following information and documents for incorporation of a company, namely a declaration of compliance with all of the requirements of Companies Act 2017 in respect of registration, memorandum of association of the proposed company signed by all subscribed, duly witnessed and dated। इसमें ये 3 चीजें हैं। इसमें विटनेस्ड, वो इसका मतलब वो साइन करना ही सिर्फ होता है। ठीक है, और उसमें डेट शेट लिखी हो कि जनाब किस डेट पे ये साइन कर रहे हैं। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो लिमिटेड कंपनीज हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अपना सबमिट करवाएं। उसकी रीज़न सुन लें कि उनके लिए ये ऑप्शनल क्यों रखा गया। लॉ कहता है कि जनाब जब आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, कंपनी जब आप रजिस्टर्ड करते हैं, तो हमारे पास एक टेबल ए होता है।
टेबल ए में तमाम के तमाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिखे होंगे जो पॉसिबल हो सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप अपने आर्टिकल्स बना के हमारे साथ शेयर कर दें, हम उसको रजिस्टर्ड कर लेंगे। और अगर आप चाहें जो हमने आर्टिकल्स बनाए हैं उन्हीं को हमारे पास रहने दें, ठीक है, वो सबके लिए स्टैंडर्ड है, उन्हीं को आप हमारे पास रहने दें। तो आपको अपने अगर नहीं भेजेंगे तो हम उसी को रजिस्टर्ड कर लेंगे जो हमारा टेबल है, ठीक है। ये चीज़ इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए उसने क्या बताया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर्ड करवाना है। लेकिन अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आप चाहें तो आप उसको रजिस्टर्ड ना करवाएं। और चौथा डॉक्यूमेंट आपके पास क्या है जी, एन एड्रेस फॉर कोरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड एंड नोटिफाइड, ठीक है। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस है तो दैट्स फाइन, अगर नहीं है तो एड्रेस आपने देना है कि हम आपको नोटिस कौन से एड्रेस पे भेजें जब तक आपके पास रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं आता, ओके। और अगर रजिस्टर्ड ऑफिस है तो वो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन है कोई आपका? अच्छा, इसके बाद जनाब कहता है जी, वेयर द रजिस्ट्रार इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन कंटेन्स एनी मैटर कंट्रेरी टू लॉ और डज नॉट अदरवाइज कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स और इज नॉट कंप्लीट owing to any defect, error or omission or is not properly authenticated, या किसी भी किस्म का कोई भी मसला अगर रजिस्ट्रार को नजर आता है कि जनाब कोई लॉ की कंट्राडिक्शन है, कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, किसी के ऊपर सिग्नेचर नहीं है, कोई डिफेक्ट है, ठीक है, ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, द रजिस्ट्रार में इधर रिक्वायर द कंपनी टू फाइल अ रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट और रिमूव द डिफेक्ट्स और डेफिशिएंसीज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, ओके। वही बात जो हमने की। और लास्ट में क्या था जी, वेयर द एप्लीकेंट फेल्स टू रिमूव द डेफिशिएंसीज कन्वेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, तो क्या होगा, द रजिस्ट्रार में रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रिफ्यूज करते हुए रजिस्ट्रेशन को। उसके बाद कहता है जी, अगर आप उसके ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, देन द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम और एनी वन ऑफ देम ऑथराइज्ड बाय देम इन राइटिंग में विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल प्रेफर एन appeal to commission. An order of the commission shall be final and shall not be called in question before any court or other authority. यहां तक के मसले मसाइल बेटा ऑल क्लियर? अच्छा, अब जनाब हम कहते हैं कि क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन के, अच्छा जी, जब आपने सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, रिमूव कर दिए, डॉक्यूमेंट्स रिवाइज करके आपने भेज दिए और जिसमें आपने कह दिया कि जनाब मैं ये कंपनीज एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन सबको मैं ऑन करता हूँ, तो आपको क्या किया जाएगा, आपका जो रजिस्ट्रार भाई है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बाद फिर आपको वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, जिसके ऊपर क्या लिखा होगा, आई विश कि यहाँ पे मेरा लैपटॉप लगा होता तो मैं आप लोगों के साथ वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मैं दिखाता कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखने में कैसा होता है। उसके ऊपर डेट, नाम कंपनी का, जिस डेट पे रजिस्टर्ड हुई वो कंपनी, ठीक है, वो लिखा होता है, और कितना, कौन सी कंपनी है, ये प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है, किस तरीके से आपके पास रजिस्टर्ड है, वो सारा कुछ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर लिखा होता है। और सर भी कह रहे थे कि आपसे कहेंगे फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म बनाएं, मैं कौन से सर ने कहा था? उस्मान गनी साहब ने कहा था कि कंपनी लॉ के टीचर को कहें, तो वो क्यों नहीं लेके आ रहे खुद? मैं ले तो आता लेकिन आप उनका सर ठीक है, वो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह, मेरे लैपटॉप में जो मेरा पर्सनल लैपटॉप है उसमें चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसमें ये HDMI लगती नहीं है, उसमें सारा कुछ डाटा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पड़ा हुआ है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करता, दिखाता कि एक्चुअल में ये फॉर्म्स वगैरह किस तरह के हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है। लेकिन बहरहाल कोई नहीं, आप इमेजिनरी तौर पर देख लें। अच्छा जी, कहता है जनाब, इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एंड द रूल्स रेगुलेशंस मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विद, ही शैल रजिस्टर द मेमोरेंडम एंड अदर डॉक्यूमेंट्स डिलीवर्ड टू हिम, ओके। उसके बाद क्या होगा, ऑन रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दैट शैल स्टेट, उसमें क्या कुछ लिखा होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी, सबसे पहली बात कंपनी का नाम और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और यही नंबर जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यही नंबर कंपनी का, आप जिसको आप NTN कहते हैं, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन RN जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, यही नंबर आप कंसीडर करते हैं उसका। जैसे आपका एक ID कार्ड होता है वैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर लिखा होगा। उसके बाद जिस डेट पे इनकॉर्पोरेशन हुई, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, उसके साथ लिखा होगा लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है,
ठीक है। और अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर्स है या गारंटी लिमिटेड है, ये चीजें आपके पास लिखी होंगी उनके ऊपर। क्लियर? जैसे हम यहां से देख सकते हैं, गूगल है हमारे पास, इंटरनेट भी है। किसी ना किसी का तो निकल ही आएगा, किसी ना किसी का तो होगा। ये है आजकल इस तरह का आता है। आजकल इस तरह का आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये देखिए यहां पे ये नंबर है उसका, रजिस्ट्रेशन नंबर। ओ फिर हो भाई, अच्छा जी, ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। और गिजर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गिजर is this day incorporated under Companies Act और लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय गारंटी, नाम आ गया, रजिस्ट्रेशन आ गया, लिमिटेड बाय गारंटी आ गया, गिवन एट गिलगित दिस 12th day ऑफ मार्च, डेट आ गई, ठीक है जी। और इसके बाद जनाब वो स्टैंप वगैरह जो भी कुछ होना वो आपके पास आ जाएगा। ओके, समझ आ गई बात की? तो फॉर्म ए भी हम वैसे निकाल सकते हैं। भाई ब्लर ख़त्म कर दे मेहरबानी। ये कॉपी ब्लर्ड है, ब्लर रेजोल्यूशन वाला। एनीवेज, हाय वापस आते हैं हम अपने सिलेबस पे। देखिए जी, तो ये हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इस तरह का हमारे पास मौजूद होता है जो अभी आप लोगों को दिखाया। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही कंक्लूसिव एविडेंस है, इसके बाद आपको किसी और सबूत की जरूरत नहीं है कि कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है या नहीं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं कि जनाब ये कंक्लूसिव एविडेंस है। द सर्टिफिकेट शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार, वो आपने थोड़ा सा गौर किया होगा, देखा होगा आपने, नीचे उसकी स्टैंप भी लगी थी, उसका साइन भी इसके किए हुए थे, साइंड बाय रजिस्ट्रार और ऑथेंटिकेटेड बाय द रजिस्ट्रार्स ऑफिशियल सील, ठीक है। द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एज टू रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लाइड विद एंड दैट द कंपनी इज ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। क्लियर? क्या हुआ, किन सोचों में आप? नींद आ रही है? आई नो थोड़ा सा बोरिंग है, बट क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट ही ऐसा है। अच्छा, अब जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, उसके बाद फिर क्या इफेक्ट होगा? उसके बाद फिर क्या इफेक्ट होगा जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी? तो सबसे पहला इफेक्ट आएगा सब्सक्राइबर्स के ऊपर। वो कहते हैं जनाब जो सब्सक्राइबर्स हैं, एक तो हम उनको मेंबर मान लेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हीं को मेंबर मान लेंगे, और यही मेंबर बब्बर शेयर क्या बन जाएंगे? बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएंगे। बॉडी कॉर्पोरेट क्या था? क्योंकि कंपनी जी, कंपनी जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी, तो उसके मेंबर्स भी हम क्या कहेंगे जनाब? अब इसके मेंबर्स हैं, ये कंपनी के साथ इसको अटैचमेंट में कर दिया। कहता है जनाब द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम टुगेदर विद सच अदर पर्संस एज मे बी फॉर्म टाइम टू टाइम बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम स्टेटेड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर कहता है जनाब आपके पास बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या जी? बॉडी कॉर्पोरेट इज कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड कंपनी एंड हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जनाब कि आपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस बताना होता है, फिर आपने बाद में कि जी मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, और रजिस्टर्ड ऑफिस आपने ये नहीं बताना होता कि जनाब अमीन टाउन फैसलाबाद यहाँ पे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये नहीं बताना। जिस
प्रोविंस में आपका ऑफिस है, आपने वो प्रोविंस बताना है। जैसे कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है जनाब? फैसलाबाद में, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? पंजाब लिखेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है? पंजाब लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है जी? कराची में, तो फिर आप उसको क्या लिखेंगे? सिंध में। और अगर आप कहते हैं जी हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस इस्लामाबाद में है, तो क्या लिखेंगे? इस्लामाबाद लिखेंगे, ठीक है। और अगर ये मस्तूंग में है तो मस्तूंग में, मस्तूंग बलोचिस्तान है, केपी के बलोचिस्तान है मस्तूंग, असलम रायसानी का एरिया। आपको पता असलम रायसानी कौन है? असलम रायसानी डिग्री होती है, चाहे जाली हो या ठीक हो, वो बलोचिस्तान के वजीर आला थे असलम रायसानी। खैर देखिए जनाब, कहता है द स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी आर एज स्टेटेड इन और इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या आपने बताना है कि आपने सब कर दिया रजिस्टर्ड ऑफिस के नहीं। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम बिकम्स होल्डर ऑफ द इनिशियल शेयर्स। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है, वही सब्सक्राइबर्स मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। और उन्हीं को हम लोग क्या नाम दे देंगे? ये इनिशियल जो शेयर होल्डर्स है। फिर कहता है जी द पर्सन named in the article of association as proposed directors are deemed to have been appointed to that office। और जिसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर के नाम पे लिखा होगा, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे जनाब हमारी कंपनी का डायरेक्टर ये बंदा है, तो हम मान लेंगे कि जनाब आपकी कंपनी के यही लोग डायरेक्टर्स हैं। क्लियर? यहां तक मसले मसाइल? अच्छा जी, अब जनाब पहला पॉइंट हमने कहा है कि जो सब्सक्राइबर्स होंगे, जो सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम, ये कौन लोग हैं? जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की होगी, जिन्होंने अपने साइन किए होंगे मेमोरेंडम के ऊपर। हम कहेंगे हम इनको बॉडी कॉर्पोरेट का नाम दे देंगे कि जनाब ये वो लोग हैं, ये बॉडी कॉर्पोरेट है। अब इनके बाद भी अगर लोग आते जाएंगे तो वो उनके नाम लिखते जाएंगे। अब ये बन गए सब्सक्राइबर्स, पहले सब्सक्राइबर्स थे, रजिस्टर्ड होने के बाद इनको हमने मेंबर कह दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या बन गए? बॉडी कॉर्पोरेट बन गए जी। सब्सक्राइबर्स को हम बॉडी कॉर्पोरेट कह रहे हैं। अच्छा, अब अगर हमने कहा था कि प्राइवेट लिमिटेड जो है उसको बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए और पब्लिक लिमिटेड को बनाने के लिए कम से कम 3 लोग चाहिए। अब अगर कभी ऐसा हो कि एक कंपनी जो कि प्राइवेट लिमिटेड है, अगर उसको 2 लोग चला रहे थे, अचानक एक की डेथ हो जाती है या एक छोड़ के चला जाता है, तो अब उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या लॉ है? नहीं, एसएमसी में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके लिए रूल है कि 180 डेज के अंदर जिस दिन उसका मिनिमम तादाद से, मिनिमम नंबर से डिक्रीज कर गए, तो जो रिमेनिंग मेंबर्स या और डायरेक्टर होंगे उनके लिए ज़रूरी है कि वो 180 डेज के अंदर अंदर, विद इन 180 डेज क्या करें? अपना नया मेंबर यानी कि अपने जो मिनिमम नंबर है मेंबर्स के, उनको पूरा कर लें। और अगर 180 डेज के बाद, अगर 180 डेज गुजर गए और अभी तक उसने मेंबर्स को पूरा नहीं किया, तो उसके बाद अगर कोई उसको लॉस हो जाए तो वो अकेला उसके लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी डिक्लेयर हो जाएगी, वो उस लॉस के लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा। दोबारा बात सुन लीजिए, अगर आपके पास कंपनी के मिनिमम नंबर से कम लोग रह जाएं, तो जो रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनके पास 180 दिन का टाइम है कि वो क्या करें? वो अपने मेंबर्स पूरे कर लें। और अगर वो मेंबर्स पूरे नहीं कर सकते तो 180 दिन एक्सपायर होने के बाद अगर कंपनी को कोई लॉस होता है तो वो उसके लिए पर्सनली लायबल होंगे, मतलब उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी जब तक के मेंबर उनको नहीं मिल जाता। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अब जरा एक दफा इसको रूल को पढ़ते हैं। कहता जी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कहता जी 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी एंड 3 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अब कहता जी इफ एट एनी टाइम the company carries on business for more than 180 days while the number of members is reduced below the minimum as mentioned above। अगर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम हो जाते हैं, ठीक है, और 180 डेज तक वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकती है। एवरी पर्सन हु इज मेंबर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द टाइम दैट इज सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दोज 180 डेज एंड कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट, मतलब इस चीज को जानते हुए
इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विथ फ्यूअर देन 2 members और 3 members एज अ केस मे बी। पब्लिक कंपनी हुई तो 3 से कम, प्राइवेट कंपनी हुई तो 2 से कम, और 180 दिन का अरसा गुजर चुका है और उनको पता है कि जनाब हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो कम है, तो क्या होगा, shall be severally liable for payment of whole debts of the company contracted during that time and may be sued therefore without joinder in the suit of any other member। कि वो बंदा, जो रिमेनिंग बंदा था, वो पर्सनली लाइबल होंगे 180 दिन गुजर जाने के बाद। जो भी कंपनी का डेट होगा, जो भी नुकसान होगा कंपनी का, वो बंदे पर्सनली लाइबल होंगे। दूसरे मेंबर्स जो हैं वो उसके लिए लाइबल नहीं होंगे, जो बाद में आने वाले हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लीजिए, आईकैप ने शायद क्वेश्चन भी इसका दिया हुआ है, देखिए जी। एग्जाम्पल देख लीजिए, राहील एंड हिज फादर राशिद आर ओनली मेंबर्स इन आर प्राइवेट लिमिटेड। 2 मेंबर्स थे जनाब, तो प्राइवेट लिमिटेड है तो 2 ही हमें रिक्वायर्ड होते हैं कम अज कम। अपॉन डेथ ऑफ राशिद ऑल द एस्टेट इंक्लूडिंग शेयर्स इन आर प्राइवेट लिमिटेड वर ट्रांसफर टू राहील बीइंग द ओनली ईयर ऑन 25 अप्रैल 2020। राशिद की जनाब डेथ हो गई, अब राहील अकेला रह गया, वो अकेली जनाब उसकी औलाद थी, तो उसी बंदे को क्या मिल गए, सारे के सारे शेयर्स मिल गए आर के। अब प्राइवेट लिमिटेड है, तादाद कम से कम 2 होनी चाहिए मेंबर्स की, लेकिन कितनी है, 1। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ेगा, 180 दिन के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अपना नया मेंबर लेके आना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 180 दिन में मेंबर नया नहीं लेके आता, तो फिर 180 दिन गुजर जाने के बाद जिस टाइम वो जो जब तक नया मेंबर नहीं आता उस टाइम तक जो भी कंपनी का डेट वगैरह होगा, जो भी नुकसान होगा, उसके लिए ये अकेला पर्सनल लायबल होगा। देखिए, राहील कैरिड ऑन बिजनेस अलोन टिल 14 दिसंबर 2020, 25 अप्रैल से लेकर 14 दिसंबर, तो 25 अप्रैल से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 25 अप्रैल है, इसमें 180 दिन अगर हम ऐड करें तो अक्टूबर के तकरीबन 3 दिन इसमें से निकाल दें, क्योंकि दरमियान में 6 महीनों के अंदर 3 महीने 31 वाले हैं, तो 3 दिन कम कर दें तो आपके पास बन जाएंगे 22 अक्टूबर तक। 25 अप्रैल को भाई साहब अकेले रह गए थे, इनको शेयर्स ट्रांसफर हो गए थे। 22 अक्टूबर तक इनके पास टाइम था कि इस टेन्योर में क्या कर लें, अपने मेंबर पूरे कर लें। ठीक है, 22 अक्टूबर कब बनते हैं, 180 दिन के बाद 22 अक्टूबर बन जाता है जी। अब कहता है जी, लेकिन इसने बिजनेस किया 14 दिसंबर तक, यानी कि अक्टूबर के बाद भी तकरीबन ये भाई साहब 1.5 महीने तक बिजनेस करते रहे। व्हेन ही ट्रांसफर्ड सम ऑफ द शेयर्स ऑफ 2 ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, 14 दिसंबर को सॉरी इसने क्या किया, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर्स ट्रांसफर कर दिए, जिसके रिजल्ट में अब मेंबर्स की तादाद 3 हो गई, राहील और उसके 2 फैमिली मेंबर्स। अब कहता जी, राहील शैल बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग द टाइम, कब से लेकर, जब से 180 दिन खत्म हुए। कब खत्म हुए, 22 अक्टूबर को। ठीक है, कब से लेकर कब तक, जब तक उसने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर दिए, यानी कि 14 दिसंबर तक। गॉट इट? व्हेन द कंपनी कैरिड ऑन बिजनेस विद फ्यूअर देन 2 मेंबर्स। बेटा ये आईकैप का क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है तो एग्जाम्पल, लेकिन आईकैप का पास पेपर का भी ये क्वेश्चन है। यहां तक के मसले मसाइल बेटा ऑल ओके? अच्छा जी, अब यहां तक जो हमने चीज पढ़ी थी, जरा इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया, कंपनी लॉ में सबसे जो ज्यादा चीज समझने वाली है दैट आर डेट्स। तो यहां पे डेट्स बेटा बहुत काउंट करेंगे आपको हर सिनेरियो के अंदर। जो भी आपको 70% जो आपके केस स्टडीज आएंगी उनमें रोल है डेट्स का होगा, कि कौन से दिन, कौन सी तारीख। अगर आपने वो दिन या तारीख ना लिखा और पूरे के पूरे पेजेस भरते गए, आपको 0 नंबर मिलेगा। समझे बात को? इसलिए इन तारीखों को आपने बिल्कुल अपने माइंड से निकल लेने देना। देखिए जी, कहता है जी, ऑन 29 अप्रैल 2012 अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ AB लिमिटेड वाज फिल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। 29 अप्रैल 2012 की बात है। AB लिमिटेड का जनाब रजिस्ट्रार के लिए उन्होंने फाइल किया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हाउएवर ऑन 25 मई 2012 a letter from the registrar office was received by the subscribers to the memorandum in which the registration was refused on the ground that the principal line of clause, business clause stated in the memorandum was inappropriate। अच्छा बेटा, आपके पास जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना,
उसमें 5 किस्म के आपके क्लोजेस बनाई होती हैं, 5 से 6 किस्म की क्लोजेस। उसको अब सब कैटेगरी कर लें तो 7-8 में भी निकल जाता है। सबसे पहले आपका नेम क्लोज होता है कि नाम क्या है कंपनी का। फिर आपके पास प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लोज कि आपका बिजनेस जो है वो आप बिजनेस कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। और लॉ कहता है कि जी आपका जो बिजनेस मेन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा वो आपके नाम के साथ कमेंस्ट्रेट का मतलब होता है कि नाम में वो नजर आ रहा हो कि आपका ये वाला बिजनेस है। मिसाल के तौर पर हबीब बैंक प्राइवेट लिमिटेड। अब आपको सबको पता है कि ये हबीब बैंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन सी कंपनी है, ये एक बैंकिंग कंपनी है। स्कैन्स स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है, ये एक कंपनी है लेकिन कौन सी, एजुकेशन प्रोवाइडिंग कंपनी है। ठीक है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या है, एक हॉस्पिटल है। ठीक है। मतलब आपकी जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है ये पता होनी चाहिए, आपके नाम से नजर आनी चाहिए। ठीक है। तो आगे चलकर इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 में इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल अब रजिस्ट्रार भाई ने 25 मई को क्या किया, कह दिया कि भाई आपका जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो इनअप्रोप्रिएट है, यानी कि पाकिस्तान में वो चीज ठीक नहीं समझी जाती जो आप बिजनेस कर रहे हैं, पता नहीं चर्च बेच रहा होगा। एनीवेज, डिस्क्राइब व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज अवेलेबल टू एबी लिमिटेड इन द अबव सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2017। हाँ जी भाई बताइए, आंसर नीचे देखे, बुक से आंसर देखे वगैरह बताइए। कहानी समझ में आई कि क्या कहानी है। उन्होंने रजिस्ट्रार को भेजा मेमोरेंडम और कहा कि भाईजान मेहरबानी इसको रजिस्टर्ड कर लें। कब, 29 अप्रैल को। 25 मई को रजिस्ट्रार ने वापस उसको कहा कि जनाब अब आपको तो मैंने रिफ्यूज कर दिया। क्यों रिफ्यूज किया भाई, क्योंकि आपकी जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है। और इसी के साथ उन्होंने कहा जनाब अब एबी लिमिटेड के बारे में उनको बताइए कि उनके पास क्या जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन है, वो क्या काम करें। अपील दायर कर सकते हैं कमीशन को, कितने टाइम में, 30 डेज ऑफ व्हाट, 30 डेज ऑफ रिफ्यूजल ऑर्डर के विद इन 30 डेज। ठीक है। तो कौन सी तारीख बनती है वो, 25 मई से जरा 30 डेज काउंट कर लीजिए। जून, जुलाई, नहीं जून, तकरीबन कोई 24 जून बनती है, 24 जून। देखिए जी, The subscribers of the memorandum of association of AB Limited or any of them authorized by them in writing may appeal the commission within 30 days of the order of refusal. An order of commission shall be final and shall not be called in question before any court or other authority. Simple is that. और यहाँ पे उन्होंने वो इफेक्ट पूछा है कि जनाब इफेक्ट क्या होगा। एनीवेज यहाँ पे हम नहीं आते। Identify the business is limited. अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजे का क्वेश्चन है जी। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, ये भी आईकैप का ही क्वेश्चन था और ये गालबन कोई 4-5 नंबर के लिए सवाल आया था। आइडेंटिफाई व्हेन अ बिजनेस इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज कंपनी। तो आपने पहले बताना है कि जनाब कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको कंपनी के तौर पर रिक्वायर्ड रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो हम कहते हैं जनाब जब एसोसिएशन ऑफ पर्संस 20 से ज्यादा हो जाए तो उसको एज कंपनी रजिस्टर्ड करवाना लाजमी है। अब वो कहता है जनाब लिस्ट डाउन एनी 3 एक्सेप्शंस टू ए अबव। ऊपर वाले रूल की कोई 3 एक्सेप्शन आपने बतानी है। तो पहले एक्सेप्शन क्या है जी, अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपको कंपनी के तौर पर आपको अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है, तो आप 20 से ज्यादा हैं तो आप कर सकते हैं, कंपनी रजिस्टर करवाना आपको जरूरी नहीं है। नंबर 2, अगर आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और आप फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो फिर भी आपको कंपनी रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 जी, 2 ज्वाइंट फैमिलीज अगर एक फैमिली बिजनेस करना चाहते हैं और उनके मेंबर्स की जो कलेक्टिव उनके मेंबर्स की जो तादाद है अदर देन माइनर मेंबर्स वो 20 से ज्यादा अगर नहीं है तो फिर भी हम क्या कह देंगे उसको कि जनाब ये कंपनी रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। ठीक है जी। तो इसके साथ एज इट इज यही आपके पास क्वेश्चन है जी। यहां तक तो मुस्लिम साहब, यहां पे जनाब आपका चैप्टर ये खत्म हो गया। अब इसके जरा एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हाँ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं बेटा, अभी तो क्लास हमारी शुरू हुई है। हाँ यहीं पे करते हैं एमसीक्यूज बेटा, करते हैं। जरा आप बुक को छोड़ दीजिए। Which type of business structure is created by a process of incorporation? Sole proprietor, partnership, company, none of above.
कंपनी ही हमेशा इनकॉर्पोरेट होती है। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ, ये शामिल है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट अंडर रेलेवेंट स्टैट्यूट, ऑल ऑफ अबव। हाँ जी, ये वो आगे जनाब, men may come and men may go but the company exists। तो ये कंपनी जो कहा करती थी कि ट्रेन और ऑनर इनके पीछे कभी ना भागो, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, तो यही वो कह रहा है, men may come men may go but the company exists। this expression which characteristics of the company? Perpetual succession, perpetual ability, succession। What is a separate legal personality? That the member is general meeting are regarded by the law as a person। जो जनरल मीटिंग में जो मेंबर बैठे हैं, लॉ कहता है कि जनाब ये मेंबर ये पर्सन्स हैं, इसका मतलब ये है सेपरेट लीगल पर्सनालिटी का मतलब। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी एज एन एंटिटी इज रिगार्डेड बाय लॉ एज पर्सन। द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इसका आंसर चार्ली। द इफेक्ट ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी आर, मसला क्या आता है सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी में? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, यस ये इफेक्ट है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, यस। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन, यस, ऑल ऑफ अबव। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज टू, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई होता है जनाब? डायरेक्टर्स के ऊपर, क्रेडिटर्स के ऊपर, ओनर्स के ऊपर या बैंकर्स के ऊपर? ओनर्स के ऊपर। If a limited company is unable to pay its debts, it may be forced into liquidation। अगर वो अपने डेट क्लियर नहीं कर पाती तो उसको कानूनी तौर पर जबरदस्ती उसको क्या करवा दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा। The assets of the company will then be used to pay some of its unpaid liabilities, and directors will be required to pay personally the remaining unpaid debt। Shareholders will be required to pay personally remaining unpaid debt। The debenture holders will be required to pay personally remaining unpaid debt। The shareholders will not be required to pay personally, will not be required to personally। Limited liability applies to all companies, all public companies, all limited companies, all unlimited companies, all limited companies। The directors and other officers of the company act on behalf of the company and provide that they act within their power। दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, कौन सी किसकी बात कर रहे हैं हम? डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं कि जनाब वो कंपनी के भी हाथ पे काम करते हैं अपनी पावर्स के अंदर रहते हुए। आगे चलकर हम पढ़ेंगे, अगर डायरेक्टर कोई शोखा होकर अपनी पावर से बाहर जाके काम करेगा तो कंपनी उसको चपेड़े मार के कहेगी नुकसान हुआ, तुम जिम्मेदार हो। ठीक है, वो आगे चल के इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम। कहता जी अगर अपनी पावर में, अपनी औकात में रहते हुए अगर कोई डायरेक्टर काम कर रहा है कंपनी के बिहाफ पे तो क्या होगा? दे विल बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑफ द कंपनी? नो, दे विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑफ द कंपनी। They along with the shareholders will be personally liable, they along with the other officers of the company will be personally liable। तो बेटा इसका आंसर है जनाब, बताएं? श्योर, ओके। कंपनी लॉ इंक्लूड्स कंपनीज एक्ट ऑफ 1913, कंपनीज एक्ट ऑफ 2017, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, ऑल ऑफ अबव। पब्लिक लिस्टेड कंपनी मीन्स such form of public company whose securities are listed on an exchange, whose securities are private company whose securities are listed on exchange, No. public company whose name of members are listed, No. or public company whose name of directors are listed। तो जिसकी सिक्योरिटीज पब्लिक कंपनी की। प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड बाय at least 2 and it restricts the member 50। A company और बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा बेटा ये थोड़े से आप लोगों के लिए बोरिंग लग रहे होंगे लेकिन ट्रस्ट मी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आई कैप में। एमसीक्यूज 15 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है? तो चैप्टर 1 के एमसीक्यूज इसी तरह के आते हैं। A body corporate or a company or body corporate which exercises or controls more than 1/2 of the voting securities of any other company or controls the composition of the board of such other company is known as
holding company. License to association not for profit shall be granted by commission on the fulfillment of the certain conditions. Choose the incorrect one, जो गलत है. It shall apply its profit if any in promoting its objects. ये ठीक है कि गलत है? NPO के लिए ये ठीक है कि वो अपने प्रॉफिट्स को कहाँ पे लगाएगी? प्रोजेक्ट्स के ऊपर. They can pay profits to its members out of it. नहीं, ये गलत है. The payments of any dividend to its members is prohibited. बिल्कुल ठीक है. They will work only for useful objects of the society. मतलब should not be against public policy. ये भी ठीक है. तो इसका आंसर बीटा. SCCP has been vested with lot of powers under the Companies Act 2017 and it has got powers to regulate the affairs of all the companies and insurance company, banking companies and mudarba, non-banking finance company, all of above. All of above. Registration of company is actually the registration of its constitution, article of association, memorandum of association, certificate of incorporation, prospectus. Memorandum लाजमी है, तो memorandum of association. Okay? इसके बाद जी, registration of memorandum and articles means the registration of the company. The registrar, after registering the company, shall issue a certificate of incorporation, which will state, उसके ऊपर क्या लिखा होगा? CNIC number of the directors, date of birth of CEO, date of incorporation, address of the director, date of incorporation. Which of the following is obligated to be registered under Companies Act 2017? इनमें से किसको जरूरी है कि वो अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवाए? A cooperative society with 35 members already registered under relevant law. हमने कहा था नहीं, इसको नहीं. A joint family of 27 members carrying on the joint family business. A trading partnership firm with 22 partners. Yes. A law partnership firm with 22 partners. Any dash person associated for any lawful purpose may subscribe their name to a memorandum of association and complying with the requirements of the act in respect of registration form a public company. 3 or more. जहां पे अगर किसी ने 3 लिखा तो गलत हो जाएगा. ठीक है, मिनिमम 3 था, तो 3 or more. Under the provisions of Companies Act 2017, the composition of company's board shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of power exercisable by it at its discretion can appoint all or majority director, appoint or remove majority of the director, appoint or remove all or majority of the director, appoint majority of directors, appoint or remove majority or all of the directors. Okay, ये भी वही है अय्यर. इसके जनाब मेगा स्टार्स लिमिटेड शैल बी डीम्ड टू बी होल्डिंग कंपनी ऑफ लिटिल स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड इफ. कब होगी जनाब होल्डिंग कंपनी? 2 सिचुएशन है, या मोर देन 50% वोटिंग राइट्स उसके पास हो या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वो कंपोज कर सकता हो. MSL owns 50% shares of LSPL and by virtue of such investment MSL has nominated 3 directors out of 6 directors on the board. ना मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर है और ना मेजोरिटी ऑफ वोटिंग राइट्स है. ठीक है, मोर देन 50% और मोर देन 50% ऑफ डायरेक्टर्स. 6 डायरेक्टर, 6 में से 3, तो ये 50% डायरेक्टर और 50% इन्वेस्टमेंट है उसकी, तो दोनों ही नहीं होंगे. बीटा MSL and one of its associated company owns 45% and 10% voting rights of LSPL respectively. देख लेते हैं एसोसिएटेड कंपनी क्या चीज है, वो भी आगे चल के पढ़ेंगे, देख लेते हैं. बहरहाल MSL and one of its associated company owns 30% and 35% voting rights securities of LSPL and by virtue of such investment both companies have nominated 2 directors each out of 6 directors on the board of LSPL. आप बी भी कह रहे थे. अच्छा, आगे देख लेते हैं. MSL owns 5% voting rights, voting shares in LSPL. However, LSPL's other shareholders having 60% voting shares have empowered MSL to appoint 4 directors out of
6 डायरेक्टर्स ऑफ LSPL। जो सा भी पढ़ रहे हो वही कह रहे हो ये है, ये है, ये है। एक बताओ कौन सा है। अच्छा, अब जरा सोल्यूशन इसका निकाले, वहां पे देखिए क्या लिखा होगा। यू विल बी सरप्राइज्ड। हमने पढ़ा था इफ A is more than B and B is more than C, ultimately A is more than C, यानी कि if A equals to B and B equals to C, ultimately A equals to C। तो अब हमने ये कहा था ना, मिल के नहीं, हमने कहा था अगर एक होल्डिंग कंपनी, अगर उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी किसी तीसरी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, तो तीसरी कंपनी भी सब्सिडरी बन जाएगी पहले की होल्डिंग कंपनी की। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सिडरी का नहीं है, देखें ऊपर 45 है, 10 है, यहाँ पे 30 और 35 है, और कहते हैं जी मिलके वो डायरेक्टर बनाएंगे। मिलके वाली बात, मिलके वाला मजाक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सी चीज़ है कि जनाब वो कंपनी क्या चाहती है, तो कहते हैं जनाब MSL अपना LSPL के उसके पास 5% जो है वो वोटिंग राइट्स हैं, लेकिन LSPL कहती है जनाब उसके शेयर होल्डिंग हैविंग 60% वोटिंग शेयर्स, उसके पास 60% वोटिंग शेयर्स है, और 6 में से 4 डायरेक्टर वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो मेजोरिटी किसके पास आ गई, MSL। तो ये आपके पास ये बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन सी चीज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नहीं आती। नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी, ये आता है जी। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, वेदर इट इज प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड, वेदर इट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी जी। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये नहीं आता। अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस अ कंपनी इन विच लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग बाउंड अप बाय द article of association to such amount as the member may respectively thereby undertake to contribute the liability, article of association to such amount as the member may respectively, ये तो सेम ही है। अच्छा, contribute to the assets of the company, memorandum में contribute to the liabilities, और memorandum के हिसाब से contribute to the assets। हाँ जी भाई जी, memorandum के हिसाब से assets में जितना वो contribute कर सकते हैं। आखिरी है, चलो गुड है। ऑरेंज इंटरनेशनल एसोसिएशन OIA has been formed as a charitable organization. However, due to non-compliance of the requirements of the Companies Act 2017, the Commission revoked its license. On 11th March 2022, OIA's board has completed all the compliances related to the revocation of the license. Which of the following dates would be the latest date of filing the compliance report to the registrar? हाँ जी भाई, कितने दिन में रिपोर्ट जमा करवानी होती है रजिस्ट्रार को? 15 दिन में करवानी होती है कंप्लाई करके। 11 मार्च को उन्होंने कंप्लायंस कंप्लीट कर ली, इसमें 15 दिन ऐड कर दें तो कितना बनेगा? 26 तारीख से पहले पहले उन्होंने क्या करना है, विद इन 15 डेज है ना, तो 26 तारीख से पहले पहले उन्होंने रिपोर्ट जमा करवानी है, दैट इज 25 मार्च 2022।